हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, DSSB TGT नेचुरल साइंस के सिलेबस में केमिस्ट्री में टोटल 8 यूनिट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट यूनिट मैटर एंड इट्स बिहेवियर के 2 टॉपिक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम तीसरा टॉपिक, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, इसको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टॉपिक में हम इस टॉपिक में मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताऊंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और उसमें कितनी टर्म्स आती हैं। सारी टर्म्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन की। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने आप लोग सॉल्यूशन टर्म से फैमिलियर हैं सब? सॉल्यूशन टर्म से आप सभी फैमिलियर हैं। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सॉल्यूट एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, क्या आप सब जानते हैं? सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में, एंड सॉल्वेंट जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल, अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या ज्यादा होगा, शुगर या वाटर? ऑब्वियसली इसके अंदर वाटर ज्यादा होगा। तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, एंड जो शुगर है वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बिल्कुल क्लियर है। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो कई बार DSSB में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, तो ये जो सॉल्यूशन है आपका, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, so the solution that has small amount of solute is called dilute solution। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्यूट है वो बहुत लेस अमाउंट में और जो सॉल्वेंट है वो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और द सॉल्यूशन दैट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा अमाउंट में है एज कम्पेयर टू रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, लेट मी क्लियर दिस विद एन एग्जांपल। सपोज ये कंटेनर है, कंटेनर ए, और ये दूसरा कंटेनर है, कंटेनर बी। ओके, दोनों में ही हमने 1 लीटर H2O ले लिया। H2O मीन्स वाटर। दोनों ही बीकर में हमने 1 लीटर वाटर ले लिया। अब इसके अंदर सपोज कि हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया, ठीक है, और इसके अंदर हमने 3 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। इसके अंदर हमने 3 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। ओके, इस केस में आप क्या देख रहे हैं, दोनों में ही जो सॉल्वेंट है वाटर वो तो सेम है, लेकिन जब हम बात करते हैं सॉल्यूट की, तो फर्स्ट वाले बीकर में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो लेस है, ओनली 1 टीस्पून है। जबकि सेकेंड वाले अगर हम बात करते हैं बी की, तो उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो 3 टीस्पून है। इसका मतलब जो सॉल्यूट का पार्टी अमाउंट है वो कंटेनर बी में ज्यादा है। तो इन दोनों में से कौन सा डाइल्यूट और कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा? यस, जो ए है वो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा NaCl का, और जो बी है वो कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, आई होप कि आपको ये डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इस वीडियो में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली हमें बस ये 9 टर्म्स को क्लियर करना है, फिर हमारा ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं ये 9 के 9 टर्म्स आपको बहुत ईजी वे में और इजी वीडियो में आपको लर्न करा दूंगी। नंबर 1 इज मास बाय मास परसेंटेज, जिसे हम वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। नंबर 2 इज वॉल्यूम परसेंटेज। नंबर 3 इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नंबर 4 इज कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, जिसे PPM भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज मोलैरिटी, एंड नेक्स्ट मोलैलिटी, दोनों में डिफरेंस है। इट इज मोलैरिटी कैपिटल M एंड इट इज मोलैलिटी स्मॉल m। नेक्स्ट वन इज नॉर्मेलिटी, एंड नेक्स्ट इज फॉर्मेलिटी, एंड द लास्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। सो हम इन सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मास परसेंटेज, जिसे आप वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोल सकते हैं। ओके, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या है? किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो कि है कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ
सॉल्यूशन। ओके, ये फॉर्मूला है आपका कॉन्सेंट्रेशन निकालने का। ध्यान से देखेंगे सब, ऊपर क्या आता है, सोल्यूट का मास आता है एंड नीचे आता है आपका सॉल्यूशन का मास। तो अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो मास ऑफ सॉल्यूशन को, लेट सपोज ये एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है, ठीक है। वाटर जो कि हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, ये वाटर है और इसके अंदर हमने कुछ सोल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिए, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ सोल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिए, जो ग्रीन वाले हैं ये हमारे सोल्यूट पार्टिकल हैं एंड जो ब्लू वन इज वो हमारा सॉल्वेंट है, ओके। और इन दोनों के मिलने से हमें क्या मिल जाएगा, एक सोल्यूशन मिल जाएगा। इन दोनों के मिलने से हमें एक सोल्यूशन मिल जाएगा। सो लेट सपोज कि जो सोल्यूट का वेट है उसको हम बोलते हैं WA, ठीक है। WA इज योर वेट ऑफ सोल्यूट। सो WB इज योर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी, क्या मैं ये लिख सकती हूँ WA प्लस WB, यस और नो। वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बनता है, तो सॉल्यूशन का वेट, दोनों के वेट को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बनेगा आपका मास परसेंटेज का, वो क्या बनेगा, ऊपर क्या है मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि WA अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि WA प्लस WB एंड परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। तो मास परसेंटेज का आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, WA विच इज वेट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन जो कि WA प्लस WB से आएगा, ओके। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका मास परसेंटेज का न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको मास परसेंटेज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ओके। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर आपका सोल्यूट ml में है तो दोनों की जो यूनिट है ना वो सेम होनी चाहिए। अगर सोल्यूट ml में है तो आपका सोल्यूशन भी ml में होना चाहिए, और अगर सोल्यूट लीटर में है तो आपका सोल्यूशन भी किसमें होना चाहिए, लीटर में, ओके। तो इसको भी हम कैसे निकालेंगे, ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अगर आपको क्वेश्चन में ये वैल्यूज गिवन होंगी तो, ओके। और सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं गिवन होगा तो आप ऐसे निकालेंगे इनटू में 100, ओके, इजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, now the third term is mass by volume percentage. It is the mass of solute present in 100 ml of solution, यानी कि किसी भी 100 ml solution में सोल्यूट का कितना अमाउंट है, कितना मास है, इसको हम क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ओके। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, द फॉर्मूला इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दोनों को ऐड करना होता है, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये किसके लिए निकालते हैं, ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट को डिटेक्ट करने के लिए निकालते हैं। ट्रेस यानी कि वेरी स्मॉल अमाउंट। जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जब वेदर फॉरकास्ट की रिपोर्ट आती है उसके अंदर पोल्यूशन की जो मेजरमेंट होती है वो हम ppm में कैलकुलेट करते हैं, या फिर किसी भी हार्मफुल रेडिएशन या गैस की परसेंटेज जो होती है वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, ppm में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, ठीक है। So when the solute is present in trace quantity, it is convenient to express the concentration of solution in parts per million. और parts per million का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालेंगे आप, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि जो भी जिसकी भी आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं उसे हम सोल्यूट मान रहे हैं, तो ऊपर सोल्यूट का नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन, टोटल पार्ट ऑफ सोल्यूशन, और इनटू में कर देंगे हम इसे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई। तो हमारा ये ppm की वैल्यू आ जाएगी। ppm की वैल्यू निकालने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहीं पे अगर ppm की जगह अगर लेट सपोज एग्जाम में ppt आ जाए, ppt इज पार्ट्स पर ट्रिलियन, ट्रिलियन, तो आप 10⁻⁶ की जगह पे बस 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, बाकी फॉर्मूला सेम है, ओके। आई होप कि आपको ppm क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, ओके। The molarity of a solution given the number of grams of molecules of solute present in 1 liter of solution। इसका मतलब क्या है, लेट सपोज ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने कोई भी सॉल्यूशन ले लिया, लेट सपोज वाटर ले लिया, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो हमने इसमें 1 लीटर वाटर ले लिया, ठीक है। अब ये 1 लीटर वाटर में कितना ग्राम, ठीक है, सॉरी
अब ये 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स है मेरे पास सोल्यूट के, है ना, लीटर वाटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है किसी भी सोल्यूट के, उसे फाइंड करने को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम याद रहेगा हमेशा लीटर में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त मिली लीटर में है तो आपको सबसे पहले उसे कन्वर्ट करना है लीटर में, देन आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये मोल्स कैसे निकालते हैं, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है, मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ओके, सो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन 1 लीटर, 1 लीटर में निकालना है, अगर एमएल में दे रखा है तो आप क्या करेंगे, अगर वॉल्यूम आपका एमएल में गिवन होगा तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। तो दिस विल बी योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। ओके, नेक्स्ट टर्म इज मोलैलिटी। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, मोलैरिटी इज डिफरेंट थिंग एंड मोलैलिटी इज डिफरेंट। ओके, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मोलैरिटी में कैपिटल M में हमने क्या पढ़ा था, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का 1 लीटर था वहां पे, और यहाँ पे ऊपर तो सोल्यूट ही है बट नीचे क्या है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ध्यान से फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, नीचे आता है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ना कि सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट आता है यहाँ पे। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं और रॉन्ग हो जाता है। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू कि मोलैलिटी इज द ओनली थिंग्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में से एक मोलैलिटी ही एक ऐसी टर्म है जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। क्यों होती है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता। मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, इसके अंदर आप देखोगे मास ही है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, आपको पता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास से निकलेगा एंड डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो तीनों ही मास है। मास टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता, इसीलिए मोलैलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। बाकी सारी टर्मिनोलॉजी में वॉल्यूम यूज होता है, इसीलिए बाकी सारी टर्मिनोलॉजी जो है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बस एक मोलैलिटी है जो नहीं करता। ओके, नेक्स्ट टर्म इज नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये बहुत बच्चों का कंफ्यूजन है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी इसे, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है नॉर्मेलिटी को लेके, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद नॉर्मेलिटी में तो आपको कोई डाउट होगा नहीं, इतना मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि नॉर्मेलिटी में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, सो नॉर्मेलिटी क्या है, so the basic definition of normality is normality of a solution gives the number of gram equivalent of the solute present in 1 liter of solution। थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन इसकी मोलैरिटी से मैच कर रही है, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट का। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड 1 नॉर्मल। ओके, अगर हम 1 लीटर सोल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट को डिसॉल्व कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 नॉर्मल सोल्यूशन मिलेगा। ओके, एंड द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है ना, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले मैं वो बताऊंगी, ताकि आपको नॉर्मेलिटी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो रेडी। अब जो इक्विवेलेंट वेट है ना, वो कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर वेट, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट तो आपको सबको कैलकुलेट करने आता ही है कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। रह गई बात इस एन फैक्टर की, तो ये एन फैक्टर निकालने के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो भी टर्म्स है ना, वो क्या हो सकते हैं, या तो एटम्स हो सकते हैं जिनका आपको एन फैक्टर निकालना पड़ेगा, या फिर वो आयंस हो सकते हैं, या फिर वो सॉल्ट हो सकते हैं, या फिर वो एसिड हो सकते हैं, या फिर वो बेस हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन करके कि आप कैसे एन फैक्टर को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज आयंस में, वन सेकेंड।
आयन के केस में मैं आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना बता रही हूँ, ठीक है। तो आयंस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सपोज कि Na+ है, Ca2+ है, या फिर SO4 है, या फिर NH4 है, या फिर O2- है, ठीक है। ये दीज आर ऑल आयंस। तो इनके अंदर आप एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो जितना भी चार्ज एक्वायर होगा वही आपका एन फैक्टर हो जाएगा। ओके, किसी भी आयन पे जो भी चार्ज होगा वही आपका एन फैक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल Na पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। फॉर एग्जाम्पल Ca2+ कैल्शियम दो पे दो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। SO4 पे हम सबको पता है कि 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमें नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सेम अमोनिया NH4 पे कौन सा चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, NH4+, तो इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन O2- यानी कि इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको आयंस का एन फैक्टर निकालने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और आपको ये एन फैक्टर कैलकुलेट करना समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे टू द नीडेड वन, और चैनल पे बने रहेंगे ताकि आप और भी नई नई चीजें सीख सकें यहाँ पे, ठीक है। अब आपको आयंस का एन फैक्टर निकालना तो आ गया, ठीक है। नाउ अब हम एटम की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एटम्स का एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एटम्स के अंदर बेसिकली हम या तो मेटल्स को पढ़ते हैं या फिर नॉन मेटल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो एटम के केस में ना हम वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सेकेंड, इन केस ऑफ एटम, एटम के केस में एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, वैलेंसी। जितनी उसकी वैलेंसी है वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम की बात करें हम, तो सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो कैसे किलोगी, 2, 8 और 1। सो इसका जो एन फैक्टर है वो 1 हो जाएगा। कैल्शियम, इसकी वैलेंसी 2 होती है तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। नॉन मेटल की भी बात कर लेते हैं, सल्फर जो कि 16 पे आता है, तो इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, 2-, तो इसका भी जो एन फैक्टर है वो 2 आ जाएगा। आई होप कि आपको किसी भी मेटल का एन फैक्टर निकालना इजीली आ गया हो, मेटल हो या नॉन मेटल हो, यानी कि बेसिकली किसी भी एटम का एन फैक्टर आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ किसी भी एसिड का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे एसिड का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी एसिड क्या होते हैं, विच गिव्स प्रोटोन, ठीक है, जो H+ आयन को डोनेट करते हैं, दे आर नोन एज एसिड, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल HCl, तो आप बताइए HCl में कितने H रिमूव हो सकते हैं, रिमूवेबल प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ रिमूवेबल प्रोटॉन होंगे उनको ही हम एन फैक्टर बोलते हैं, नंबर ऑफ रिमूवेबल प्रोटॉन, ठीक है। एसिड के केस में एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिमूवेबल प्रोटॉन। इन केस ऑफ HCl कितने H को आप रिमूव कर सकते हैं इजीली, 1 को, सो एन फैक्टर विल बी 1। ओके, इन केस ऑफ HNO3, ठीक है, इन केस ऑफ HNO3, यस, यहाँ पे भी 1 ही H को आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, बट आपको हमेशा ये, इसका मतलब ये नहीं है मैंने बोला है कि कितने नंबर ऑफ रिमूवेबल प्रोटॉन है, तो आप इसको तो ऐसे मत समझ लेना कि जितने H आपको दिखाई दे रहे हैं वही उसकी एन फैक्टर हो जाएगा। नो, इट्स रॉन्ग, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस केस में देखो आप, H3PO4, H3PO3 और H3PO2, ठीक है, ये सारे ही ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस हैं। तो अगर आप इसके अंदर एन फैक्टर कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, फिर तो आप सिंपली इसको देख के बोलोगे तीनों ही केस में C3H है तो एन फैक्टर 3 हो जाएगा, बट इट्स रॉन्ग, ऐसे नहीं होता, ठीक है। एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ रिमूवेबल प्रोटॉन पता होने चाहिए, और इसके अंदर ये जो तीनों ही एच है वो रिमूवेबल नहीं है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो जब भी आपको फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आप कैसे करेंगे, P डबल बॉन्डेड O बनाएंगे, ठीक है। फिर आप कैलकुलेट करेंगे कितने O बच गए, तो एक O लगा दिया हमने, 3 O बचे हैं, तो 1, 2 एंड 3, और तीनों के साथ आप H लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो आपका फर्स्ट का स्ट्रक्चर बन गया। तो इसके अंदर जो रिमूवेबल, तो इसके अंदर जो रिमूवेबल H है वो ये है और ये है, तो इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा, ठीक है। बट जो सेकंड है, इसका जो डायग्राम बनेगा ना सेकंड वाले का, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनेगा। इसमें आप अगेन P डबल बॉन्ड O बनाएंगे। अब कितने O बच गए, 2 ही O बचे हुए हैं, 1, 2, ठीक है। तो एक एच आपने यहाँ लगा दिया, एक एच यहाँ लगा दिया, और एक एच जो बच गया वो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा फॉस्फोरस से कोवलेंट एटम के, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। तो इसके अंदर जो रिमूवेबल प्रोटॉन है ना वो बस ये दो हैं जो ओ एच के साथ लगे हुए हैं। ये वाला जो एच है ये रिमूव नहीं होगा इजीली, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड से फॉर्म हुआ हुआ है। ओके, सो इसके अंदर जो
एन फैक्टर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसके अंदर रिमूवेबल प्रोटॉन जो है वो ओनली 2 है। ओके, नेक्स्ट अगर आप थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा पी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे फिर क्या होगा, एक ही O है जो H के साथ अटैच है, बाकी जो दो H है वो डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ अटैच है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन है वो क्या है, ओनली 1। तो इस केस में जो एन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा 1। आई होप कि आपको एसिड के केस में एन फैक्टर कैलकुलेट करना आ गया है। एसिड के केस में एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी रिमूवेबल प्रोटॉन है, यानी कि जितने भी रिमूवेबल H प्लस आयन है उनकी उनको काउंट करना है आपको, एंड वही आपका एन फैक्टर हो जाएगा। ओके, सो आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करने आ गया। अब आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करने आ गया तो आप इजीली इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर लेंगे। इक्विवेलेंट वेट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर वेट अपॉन में एन फैक्टर। इससे आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, और फिर जब आप उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से तो आपका नॉर्मेलिटी आ जाएगा। आई होप कि नॉर्मेलिटी निकालने में आपको कोई डाउट नहीं है, इजीली आप लोग निकाल पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इज लाइक अ मोलैरिटी, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इट इज द नंबर ऑफ मास इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इन केस ऑफ फॉर्मूला मास इज इक्वल टू मोलर मास। जब आपका फॉर्मूला मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास होगा तो फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी, सॉरी, तो आपका फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम होता है। जब आपका फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास सेम होगा उस केस में जो आपका फॉर्मेलिटी है वो आपका मोलैरिटी के इक्वल होता है। बट अगर फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है तो आपको पहले फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में फॉर्मूला वेट ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय अपॉन में फॉर्मूला वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मेलिटी। एंड जो लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है विच इज मोल फ्रैक्शन, इट इज डिनोटेड बाय जाई। ओके, कई लोग इसको काई भी पढ़ते हैं, तो जो भी आपको सुटेबल लगे, जाई या काई, आप उससे इसको रीड कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कॉम्पोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स of the that component to the total number of moles of the component। मोल फ्रैक्शन बेसिकली मोल्स का रेशियो है। ठीक है, कि किसी भी सोल्यूट का मोल अपॉन में सॉल्यूशन का मोल, इसका जो रेशियो है इसको ही हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का 1 आता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं फॉर्मूले को। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, लेट सपोज कि ये एक कंटेन लेट सपोज कि ये कंटेनर है, इसके अंदर दो सॉल्यूट हैं, एक है ए और दूसरा ये जो है सॉल्वेंट, उसको हमने डी से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले आप मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ओके, इसको निकालने के बाद मोल्स ऑफ आपको सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन का मोल कैसे निकलेगा, इसके अंदर आप मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ही ऐड कर देंगे, सोल्यूट प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जिस भी सॉल्यूट के बारे में आप जिस भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वो निकलेगा। ऐसे ही आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का निकाल सकते हैं। अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो टोटल मोल फ्रैक्शन आपका 1 आता है। तो अगर आपने एक निकाल लिया तो उसे आप 1 से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये 9 के 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी विदाउट एनी डाउट। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, so that I will try to resolve your queries। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।